सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सो लेट मी टेक यू थ्रू। अभी तक हमने किस किस चीज को कवर किया है? अभी तक हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बॉडी के पोस्चर, अलाइनमेंट्स, कोर मसल्स जो जो हैं उनके बारे में पढ़ा है। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल एनाटॉमी यानी बोन्स वगैरह और बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनको अभी थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, उसे हमें कवर करना है। उसके बाद है द फंक्शनल पार्ट ऑफ एनाटॉमी, या जिसको एस्थेटिकल एनाटॉमी हम लोग कहते हैं। योगा में, योगासन में जाने पे जो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि पाँव को सीधा रखें, अपने पेल्विस को टक करें, तो यूजुअली ये एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है कि ऐसा होना चाहिए। बट इसमें मेजर चैलेंज ये है कि 68% जो जनता है वो एवरेज में फॉल नहीं करती, एंड दैट्स अ ह्यूज मास ऑफ पीपल दोज आर नॉट एट द एवरेज पॉइंट। तो हम उनको उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसके विषय में हमने आज सुबह स्ट्रेस और स्ट्रेस के जो रिस्पॉन्सेस हैं, स्ट्रेच क्या है, रोबस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर फ्रेजाइल स्ट्रक्चर क्या है, एंटी फ्रेजिलिटी क्या है, ये आज हमने सुबह थोड़ा सा कवर किया है। ये सभी अभी हमें करना बाकी है। तो कम से कम एक वीक का कोर्स हमारे पास जो है एनाटॉमी का अभी बाकी है। फिर बात आता है योगा, योगासन, मुद्रास, बंधस एंड एवरीथिंग। ये आपका चलता रहेगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, नाउ आपके कोर्स का आधा से ज्यादा जो पार्ट है, इफ यू आर एनरोल्ड इनटू अ पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, देन दिस इज योर नेचुरोपैथी। And if you are not a student of PG diploma, then also, until and unless you don't know about naturopathy, your entire cycle will not complete. Because being a yogic practitioner, you can't recommend anyone any medicine or anything herbal, you know. And if you have to do it, so there are some contradictions to it कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, are you authorized to do it or not, and everything. But here comes something in that is called as naturopathy or prakritik chikitsa. Naturopathy allows you to address any constitution, कि शरीर की संरचना कोई भी हो, बनावट कोई भी हो, मगर जो पंच तत्व हैं अगर हम उनको किसी तरह से मैनिपुलेट कर सकें तो हम बॉडी में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंजेस कर सकते हैं, जो एक तरह से बिहेवियरल चेंजेस के साथ है। And again, naturopathy is not a standalone practice because it is it has evolved from, again, yoga itself. It has become a full-fledged as a healing mechanism now. And ये अपने आप में पूर्ण पद्धति है, ये अपने आप में पूरा एक सिस्टम है जो लगभग हर तरह के डिजीज में काम करता है। अभी कितना करता है इसके बारे में नहीं कह सकते, बट हाँ, ये सब में काम करता है। Okay. और इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट्स एज सच कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बॉडी हील ही होगा, चांसेस है। तो आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में, चूंकि हमारे पास समय कम है, अब बहुत सारा समय निकल गया, तो हम ब्रीफ में ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट क्या है नेचुरोपैथी का, क्योंकि इसे हमें कंटिन्यूस पढ़ना है और लगातार पढ़ते जाना। ठीक है, सो दिस विल गो ऑन फॉर एटलीस्ट कपल ऑफ मंथ्स, ये चलता रहेगा। सो नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी स्टिमुलेट्स पॉजिटिव थिंकिंग, है ना, एक सकारात्मक सोच को लाता है हमारे जीवन शैली में। लोअर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तनाव को कम करता है। अवसाद वगैरह की जो स्थिति है उससे निकलने में मदद करता है। इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ, आपका जो ओवरऑल मतलब 100% टोटलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके हेल्थ को देखें तो फिजिकल, मेंटल, आर्थिकल लेवल, मेटाफिजिकल लेवल, वट एवर यू कॉल इट, कितने भी आप चक्रास ले लें, 7 ले लें, 21 ले लें, 108 ले लें, इट डजेंट मैटर, it has a positive effect on each and every level of your existence. Okay, and definitely it has the ability to cope with health related issues. तो अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर कुछ भी ऐसा है, प्रॉब्लम है, तो उसको ये ठीक करने में अपने आप में सक्षम है नेचुरोपैथी। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन आखिर ये है क्या, आखिर इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है। तो ये कहता है प्राकृतिक चिकित्सा कि पूरे जो संसार की जो रचना है वो 5 तत्वों से हुई है। सो देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ बाय व्हिच दिस एंटायर इटर्निटी हैज बीन मेड। ओके, नाउ व्हाट आर दोस? तो वो मिट्टी है, पानी है, हवा है, अग्नि है, आकाश है। सो यू हैव एयर, वाटर,
then we have the space, then we have earth, and definitely the fire element. So these are the basically 5 constituents. ये 5 वो ऐसे तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, और यही बिलीफ जो है आपको चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी देखने को मिलेगा। इन्हीं का सिद्धांत है, जब भी वो एक्यूपंक्चर वगैरह करते हैं तो इन्हीं को स्टिमुलेट, बढ़ाने या घटाने पे काम होता है। ओके, तो प्राकृतिक चिकित्सा दर्शन जो है, जो नेचुरोपैथिक फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि शरीर अस्वस्थ इन्हीं के असंतुलन के कारण होता है। अगर इस असंतुलन को सदैव संतुलित रखा जाए तो शरीर निरोग बना रहेगा। सो it says that any imbalances that happens in the body at these 5 levels, ये जो 5 constituents हैं, इसमें जब imbalances होता है, जब ये बैलेंस नहीं रहते, then only बॉडी में कोई ना कोई बीमारी होती है। So you get sick because of these imbalances only. So if you learn to balance it by yourself, तो you can keep yourself healthy in long term. इसके अलावा क्या कहता है, आहार विहार की असावधानी के कारण इन तत्वों का परिमाण बढ़ता या घट जाता है, फलस्वरूप रोग उत्पन्न होते हैं। सो ड्यू टू योर इंडिविजुअल habits, specifically the way you are living in your day-to-day life, the way you are thinking, so your thought patterns, your body, and the kind of food that you eat, so that each and everything has an impact on these 5 constituents, and once you have the imbalances, then only you get sick. अब जैसे let's understand with an example, जैसे बॉडी में अब ये कह रहा है वायु की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंपन, अकड़न, नाड़ी विक्षेप या कठिनाई होती है। सो इफ यू हैव एन इम्बैलेंस इन द वायु का जो बैलेंस है, अगर वो इम्बैलेंस हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? Then only you start developing these illnesses where someone gets paralysis, someone gets pain in his legs, shivering, then stiffness, or we call it as fatigueness, nadi vikshep, like sudden rapid motions that happens in any specific body part, then gathia, so gout or rheumatitis or anything, you name it. Okay, so if the Y component has been imbalanced, then you will have these kind of diseases in your body. So what is a disease? So let's understand. Disease is that your body is not at ease. That's why this is called as disease in English. Okay. Now after Vayu, then we have the fire element or the Agni Tattva. If the fire element has been imbalanced, then what will happen? So you will have abscess, चेहरे पे फुंसियां होती हैं, फोड़े होते हैं. Then Raktapit is basically hyperacidity, and this acidity is such a level that it is not only in the stomach, but now it has reached up to the level, the pH level of your blood now, and it has made it very acidic. This is called as Raktapit. Okay. Then Haiza, Dust, Yaksh, Shwas, then Pelia and everything. So basically anything related to the digestive disorders. So like jaundice hai, imbalance into digestion issues hai, then TB or asthma or any loose motions related like dysentery, diarrhea, and all these. Once you have excess or diminutions of the fire element, then only these things happen. Then we have the Jala Tattva or the water content. जब शरीर में वाटर कंटेंट ऊपर नीचे होगा तो क्या होगा? तो बॉडी में जलोदर, so stagnation of excessive water, you know. And then sangrahani is a situation where your body can't store things in your intestine. Basically the work of your intestine is to assimilate, basically suck in all the nutrients from the food that you eat. हमारी आंतों का काम क्या है कि हम जो भी भोजन खाते हैं वो जब उसका पच जाता है बन के, जब वो आंतों में जाता है तो वहां से उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको सोख लिया जाए, राइट? बट ड्यू टू इम्बैलेंस इन द वाटर कंटेंट, योर
योर इंटेस्टाइनल कॉलम जो है आपका, जो आपके जो पूरा का पूरा आते हैं, ये होल्ड नहीं कर पाता चीजों को, और वो शरीर से तुरंत बाहर निकल जाता है. इन द सेम वे, if this happens, say in the in way of your what do you, uh, by means of urine, okay, or prameh or something related to the loss of sperm from the body, involuntary, without any will. And then brother, again a physical condition related to the women, and then you have cough and cold and all these. So सडन चेंज जल तत्व के कम ज्यादा होने से आपको सर्दी जुकाम से होकर जलोदर हो सकता है, जिसे पानी का इकट्ठा होना कहते हैं शरीर में. संग्रहणी समझ में आ गया, जिसमें लूज मोशंस होते हैं, शरीर कुछ पचा नहीं पाता. और प्रमेह, शरीर से लॉस होने की बीमारी, तो ब्लड हो सकता है, सेमेन हो सकता है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. देन वी हैव द पृथ्वी तत्व. पृथ्वी तत्व यानी कि जो आपका जो अर्थ कंपोनेंट है, यानी घनत्व है शरीर में, वो कम हो गया, तो इसी को कहते हैं तिल्ली बढ़ जाना, यू नो, एक्सेसिव स्वेलिंग इन योर लिवर, जिगर, सो स्प्लीन, रसौली और मोटापा. सो एनीथिंग by which your body becomes more and more condensed, more heavier. तो उसका अर्थ ये है कि आपके बॉडी में जो अर्थ का कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए बॉडी का वेट बढ़ता जा रहा है. ओके. और आकाश तत्व, आकाश तत्व मीन्स द एयर कंपोनेंट. इसके इम्बैलेंसेस होने से क्या होता है? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. आकाश तत्व के इम्बैलेंसेस के कारण स्पेशली मेंटल जो भी स्टेट के जो भी इश्यूज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. जैसे मिर्गी है, जिसे इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं, उन्माद, सडन एंजाइटी काइंड ऑफ. देन पागलपन है, समथिंग लाइक एबनॉर्मल काइंड ऑफ अनिद्रा, नॉट एबल टू स्लीप. देन delusions, palpitations, घबराहट होना शरीर में. तो ऐसे जितने भी बीमारी हैं जिससे कि थोड़ा बहुत मेंटली या फिजिकली वीक होना आदमी शुरू होता है, बॉडी में शिवरिंग ज्यादा होने लग जाती है, इन सब के कारण जो है ये बेसिकली आकाश तत्व यानी इसके कारण है. आकाश तत्व का संतुलित कैसे करेंगे? आकाश तत्व का सबसे आसान तरीका क्या होता है? ऑन ए कॉन्ट्रेरी, अगर हम नेचुरोपैथी से देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन से बहुत भिन्न हो जाती है. जैसे कि एनी मेंटल स्टेट यू सी इज ड्यू टू द इम्बैलेंसेस ऑफ आकाश तत्व. ओके. एंड इस आकाश तत्व को हम कैसे शरीर में बढ़ा सकते हैं? बाय फास्टिंग. नाउ इफ यू आस्क एनीवन इफ यू हैव sleeplessness and you fast and it will get better, so traditional doctor will not agree to it. Normal doctor agree नहीं होगा, but this is a fact. ये ऐसे आकाश तत्व को बढ़ा सकता है, तो अनिद्रा में आराम देगा, बढ़ाएगा. ठीक है. सो इस तरह से कहा गया कि ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, ये आपस में क्या होता है, इनकी मात्रा अगर कम हो जाए, ठीक है, तो भी अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न होते हैं. तो ऊपर के ये जितने भी रोग थे, ये सब क्या थे? जब कि ये कंपोनेंट बढ़ जाते हैं. वायु बढ़ गया, फायर एलिमेंट बढ़ गया, वाटर कंटेंट, जल तत्व शरीर में बढ़ गया ना, पृथ्वी तत्व बढ़ गया, स्थूल तत्व बढ़ गया, आकाश तत्व बढ़ गया. मगर अगर ये कम हो जाए तो शरीर में क्या होगा? कम होने पे क्या होगा? तो यही कहता है कि अगर अग्नि तत्व की कमी हो जाए शरीर में तो क्या होगा? तो जैसे जल तत्व के ज्यादा होने से सर्दी जुकाम हो रहा था, ठीक उसी तरह से अगर अग्नि तत्व कम हो जाए तो भी शरीर में क्या, ठंड बहुत लगेगी, जुकाम हो जाएगा, है ना. नपुंसकता, इम्पोटेंसी, गठिया और गाउट, मंदाग्नि, इंडाइजेशन, है ना, शिथिलता. सो ऐसी सिचुएशंस आपको मिलेंगी जो कि कहीं ना कहीं ऊपर किसी न किसी एयर से मैच खाती है. अब जैसे गठिया, अभी जैसे हमने ऊपर क्या देखा कि गठिया कब होता है? जब वायु तत्व बढ़ जाए तो, है ना. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अग्नि तत्व अगर कम हो जाए तो भी गठिया होता है. तो इसका हम एक रिलेशन समझ सकते हैं. वो ये कह रहा है कि अगर अग्नि तत्व अगर कम होगा तो यानी कि दूसरा तत्व जो है वो भारी हो जाता है, उस पर हैवी हो जाता है.
मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ओके, ट्रेडिशनल मेडिसिन में अगर हम देखें तो इसका डेफिनेशन वैस तरह से नहीं, बट देखिए कुछ इस तरह का है। चाइनीज मेडिसिन ये कहता है अग्नि तत्व जो है ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आकाश तत्व जो है वो जल से जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली इस तरह का एक साइक्लिक मोशन है, ठीक है। और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यानी कि पंचर में आपको ही समझ में आएगा। तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर एक अग्नि कम होगा, अगर अग्नि कम हो जाएगा तो क्या होगा? अग्नि के कम होने के कारण जो मेरा आकाश तत्व है यानी कि ये यानी बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज बोथ ऑफ दीज हैव इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, सीधा कनेक्शन, ठीक है। उसी तरह से ये देखिए कह रहा है वायु तत्व की कमी से दमा, शारीरिक दुर्बलता, मानसिक उलझन, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी आदि लक्षण परिलक्षित होते हैं। सो अगर वायु यानी कि एयर कंपोनेंट अगर बॉडी में कम हो जाए तो ये सब होगा। अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, दमा कहाँ होता है। देखिए दमा के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर श्वास की बीमारियां जो है ये अग्नि तत्व के कम होने से होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखें, सॉरी, अग्नि तत्व के बढ़ने से होता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप देखिए रिवर्स होके थोड़ा समझिए। अब वायु तत्व जो है यानी आकाश जो है ये कम हो गया मेरा, ठीक है। तो क्या हुआ, यानी कि फिर मेरा अग्नि तत्व हावी हो गया है। मैक्सिमम बीमारियां वो हैं जो अग्नि तत्व के हावी होने से होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से पृथ्वी तत्व की कमी से सूखा रोग, डेफिनेटली पृथ्वी तत्व एक्सेसिव होगा तो वेट बढ़ता है, मगर अगर पृथ्वी तत्व कम होगा तो बॉडी में मेल न्यूट्रिशन होगा, अंगों की शिथिलता आएगी, कमजोरी आएगी। अब ऊपर अगर आप देखें तो बॉडी में कमजोरी, शिथिलता, ये सब कहाँ के लक्षण है? तो ये सारे के सारे जो हैं ये वायु तत्व से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वायु तत्व जब होता है आपको, जब वायु तत्व में चेंजेस आते हैं तब ये होता है। तो अब ये करा कि वायु तत्व, पृथ्वी तत्व अगर कम हो जाए, अगर पृथ्वी तत्व मेरा कम हो जाए तो अगर आप देखें तो लगभग कुछ कुछ बीमारियां उनसे मैच खाएंगी कि जो कि वायु तत्व के बढ़ने के बाद होती है। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? मतलब इसमें किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना है? नहीं सर। नहीं हाँ, सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन। ये बेसिकली पांच तत्व जो है दीज आर इंडिविजुअल तो है ही, बट शरीर जो है इनके एक सामंजस्य पे, एक बैलेंस पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आ जाएगा, और दूसरा ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। तो चाइनीज मेडिसिन में जब एक्यूपंक्चर पे आप काम करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें उसमें यह है कि जब भी अगर आप, जब भी आप ऐसे सिचुएशन में अगर आप वायु तत्व पे अगर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर इसको आप हैंडल करें तो आप इसको भी हैंडल करेंगे। तो अगर आपने वायु को बढ़ाया तो आप पृथ्वी को भी कम, टोन डाउन करते, कम करते हैं। एक्यूपंक्चर में स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं इस तरह से। तो ये एग्जैक्टली कंप्लीट सिस्टम बताता है कि ये पांचों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं चाहता तो आपको सिर्फ ये बता सकता था कि ये ऐसा होता है और काम खत्म था। बताने का मकसद ये है कि आपको जब आप ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे जाएंगे तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है एक का को बढ़ाना दूसरे को घटाना, ठीक है। तो इस तरह से होगा कि आप यानी बीमारी को हटाने के जो रीजन है उसको भी हटा रहे हैं, और उसको मजबूत करने के लिए, बॉडी की इम्यून को बढ़ने के लिए दूसरे कंपोनेंट को भी अगर आप उस पर भी ध्यान देंगे तो हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये यही कहता है कि अगर आपको रोगों से बचना है तो अपने जीवन को इस तरह से रखना पड़ेगा कि सभी तत्व जो है वो बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होते रहे, ठीक है। तो पृथ्वी तत्व को अगर आपको ग्रहण करना है तो क्या करेंगे? पृथ्वी तत्व को ग्रहण करना है तो रोज सुबह नंगे पांव पैदल चलेंगे, पार्क में जाएं, मैदान में जाएं, टच में रहे, जमीन के टच में रहे, कम से कम आधा घंटा, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे
देयर आर न्यूमरस रिसर्च, बहुत सारे ऐसे शोध हैं जिन्होंने ये कहा है कि बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, और हमारे जो अर्थ है इसकी जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है ये समहाउ इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। तो जब आप नंगे पैर इस पे चलते हैं तो आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ड्रेन डाउन हो जाता है अर्थ में, और इससे बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स बोल रहे हैं या जो टॉक्सिन्स हैं उसको एलिमिनेट करने में बॉडी को बहुत मदद मिलती है। इसलिए कहा गया पृथ्वी तत्व को ग्रहण करना है तो जमीन पे चले, या कम से कम ठंडी ठंडी घास है तो उस पर जरूर चले। इस पे चलने से क्या होगा, सर ठंडा होगा, मस्तिष्क ठंडा रहेगा, बॉडी शीतल बना रहेगा, और जीवनी शक्ति जो है वो आपके शरीर में व्याप्त रहेगी। सो जीवनी शक्ति मीन्स द लाइफ फोर्स दैट बेसिकली नरिशेस ईच एंड एवरीथिंग। उसके साथ क्या कहता है, नित्य स्वच्छ और ताजे जल से स्नान करना चाहिए, रोज फ्रेश वाटर से स्नान करना चाहिए। इससे शरीर में स्फूर्ति और चैतन्यता और सजगता आती है, सजीवता आती है, ठीक है। और जल नीति से मस्तिष्क ठंडा रहता है, एनिमा लेने से पेट साफ रहता है। तो पानी अधिक से अधिक परंतु धीरे धीरे पीना चाहिए, और कोशिश ये हो कि इसमें लार मिर्ती गए। तो कहा गया कि हाउ यू शुड ड्रिंक योर वाटर, सो यू शुड नॉट गल्प योर वाटर बट रादर यू शुड ईट योर वाटर, बट यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। बहुत पानी पिए मगर उसमें लार का मिक्सचर करके तभी उसे अंदर जाने दें, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा बहुत ज्यादा पानी पीने पे भी लोग कहते हैं कि उनको कब्ज की शिकायत होती है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे कि मैं बहुत पानी पीता हूँ बट स्टिल आई फील कॉन्स्टिपेटेड। द रीजन बिहाइंड इज कि बॉडी का पीएच क्या है, यू नेवर नो। योर ला जो आपका सलाइवा है, it has this unique property that it changes its pH, okay, and it allows for water to pass in through जो smallest pores है, molecules है, वहां पहुंचने में मदद करता है। So until unless you keep on drinking so much of water, तो क्या होगा, ज्यादा पानी पीने से बेचारा किडनी पे ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत पानी उसको छानना पड़ेगा और वो पेशाब के रास्ते निकलता पड़ेगा। So traditional doctor when they say that you need to drink at least so many liters of water, that's why according to the naturopathy, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार जब डॉक्टर कहे कि बहुत ज्यादा पानी पीजिए तो इसलिए बकवास है, क्योंकि वो आपके किडनी पे बहुत ज्यादा दबाव डालना शुरू कर देता है। पानी मदद तो करता है शरीर को ड्रेन करने के लिए मगर उचित मात्रा में ही, ठीक है। अब कहता है अग्नि तत्व को ग्रहण करने के लिए प्रातः काल धूप स्नान अच्छा है। सो द बेस्ट वे टू हैव फायर एलिमेंट इज यू टेक्स यू सनबाथ, बेसिकली धूप स्नान करें। इससे अच्छा कुछ भी नहीं, नंगे बदन बैठे तो शरीर में जो भी ऐसे तत्व हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके ओके। और वायु तत्व की पूर्ति के लिए प्रातःकाल टहलने प्राणायाम करें। तो जैसे पृथ्वी तत्व को न्यूट्रल करने के लिए था वैसे ही सुबह सुबह चलें तो आपको वायु तत्व मिलेगा। और सबसे अच्छा है प्राणायाम करें, प्राणायाम से एयर जो है काफी कुछ आपके लंग्स में आएगा, ये परमिएट करेगा टू द स्मॉल जो ऑलोब्यूल्स हैं वहां तक पहुंचेंगे ताकि ऑक्सीजन एक्सचेंज वगैरह हो सके। और लास्ट है वो आकाश तत्व। आकाश तत्व की प्राप्ति कैसी है, ना व्हाट इज आकाश, लेट्स अंडरस्टैंड। हमारे शरीर में आकाश कहाँ है, कौन बताएगा, हमारे शरीर में आकाश कहाँ है, कौन बताएगा। सर जितने भी खाली स्थान है वही आकाश है सर हमारे बॉडी के अंदर। हाँ, तो हमारे शरीर में कितना परसेंट जगह जो है वो आकाश तत्व से भरा है। सर आई थिंक 20%। हाँ, और कोई कोई साइंस स्टूडेंट, क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स नहीं, सी क्वांटम फिजिक्स सेज दैट व्हाट, आपके जो सेल्स हैं वो क्या है, दे आर रिवर्बरेटिंग, दे आर वाइब्रेटिंग, राइट। एंड ड्यू टू उनका जो स्पंदन है, जो उनका जो ये मैं अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो उनका जो जो ये डांस है बॉडी, तो एक एक स्पेस है, यानी एक आकाश है, उस आकाश में जितने दूर में वो स्पंदन करते हैं, डांस करते हैं, है ना, अपनी जगह को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। वो पूरा का पूरा एरिया देखने में ऐसा लगता है कि वो एटम है, बट एग्जैक्टली दैट्स हैपनिंग एट सच फास्ट स्पेस, इतनी जल्दी हो रहा है कि हमें लगता है कि वो स्थूल है, वो फिजिकल है, बट एग्जैक्टली एटम का कोई फिजिकल
एग्जिस्टेंस नहीं है, इट्स 99.99% स्पेस। तो अगर हम बाय दैट डेफिनेशन जाएं तो बॉडी जो है लगभग 99.99% स्पेस ही है। इसका फिजिकल फॉर्म बस इसलिए है बिकॉज हमें देखने में लगता है। That's it. तो इस आकाश तत्व में ही बेसिकली किसी भी फिजिकल फॉर्म का एग्जिस्टेंस है। हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं इस आकाश तत्व में। जो वायु जो है वो इसी आकाश में एग्जिस्ट करती है, अग्नि भी इसी आकाश में। तो आकाश ही पहले था जिसमें कि भ्रूण आया और उसने आकाश के अंदर अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया और अग्नि जल वायु पृथ्वी चारों कंपोनेंट आने शुरू हो गए और शरीर का निर्माण हुआ। तो आकाश ही प्राइमोर्डियल वो मैं कहूंगी कंटेनर है जिसमें बाकी चार तत्व आते हैं। ठीक है, यही वो कटोरा है जिसके अंदर बाकी चार तत्व जो हैं वो आते हैं और इस शरीर और इस काया का निर्माण करते हैं। आकाश तत्व की प्राप्ति कैसी होती है? उपवास से। अगर एयर को आप बैलेंस नहीं रखिएगा बाय फास्टिंग तो अर्थ कंपोनेंट शरीर में बढ़ता जाएगा, वेट बढ़ता चला जाएगा आपका। ठीक है, तो नक्शल यही कहता है कि पंच तत्व में असंतुलन से ही सारी बीमारी उत्पन्न होती है और इस असंतुलन को मिटाना ही स्वास्थ्य को वापस हासिल करना या संतुलन बनाए रखना ही बेसिकली एक हेल्दी लाइफ अगर आपको जीना है तो यही इसका ध्येय है। प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी क्या कहता है कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है, हम जहां जिस जगत में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। ओके, तो दूसरा सबसे बड़ा जो सार्थक पहलू है जो एक चिकित्सक होने के नाते ये कहता है वो ये है कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। ठीक है, ट्रेडिशनली अब आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अलग अलग तरह की ऐसे थेरेपीज हैं, मोटिवेशन में लेके काउंसलिंग में, साइकोलॉजी में, अब आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में दे अंडरस्टैंड कि अब सिर्फ कंटेंट या नॉलेज ही नहीं, उसके अलावा माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट अगर नहीं रहेगा तो जो कोर आइडेंटिटी है वो उसके बीच में और जो रिसोर्स है उसके बीच में सामंजस्य नहीं बैठेगा। और जब सामंजस्य नहीं बैठेगा तो हो सकता है कि आपके हाथ में बहुत बड़ा गन हो, मगर जब मौका होगा गन चलाने का तो हो सकता है आपके हाथ कांपने लग जाए। तो ये यही कहता है कि एक सार्थक चिकित्सक हेतु एक सकारात्मक चिंतन होना, एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। तो ये कहता है कि मानव मस्तिष्क जो है, हमारा जो पूरा ब्रेन है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे काम करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स हैं। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये अलग अलग न्यूरॉन्स हैं, उसके जो पूरे चैनल्स हैं वो सभी बॉडी पार्ट से जुड़े हुए हैं। तो इन सब का आपस में बैलेंस बना रहे, एक सामंजस्य बना रहे, तो इसके लिए इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए पूरा काम किसका है? ये सारा का सारा काम जो है करना किसका? हमारे ब्रेन का काम है। तो कहता है कि अगर मेरी इच्छा शक्ति, व्यक्ति की इच्छा शक्ति जो है वह अनुरूप नहीं होगी, अगर वो उस हिसाब से नहीं होगी तो आदमी चाह के भी उन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं करता है। तो कहा गया कि रोगियों के चिंतन में यदि सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव किया जाए तो रोगी को अधिक लाभ होता है। सो जस्ट बिकॉज ना वी नो कि ऐसे जितने भी अब थेरेपीज हैं, वहां पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज है, इन सब का बहुत बड़ा रोल है जिसमें कि पॉजिटिव माइंडसेट्स को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल कोट्स देखने को मिलेंगे वेयर कोई आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो उसको 5 किलो का वजन उठाने के लिए कहा जाता है कि यू कीप योर हैंड स्ट्रेट एंड होल्ड दिस वेट, एंड ही होल्ड्स इट एंड ही होल्ड्स इट एंड ही होल्ड्स इट। तो फिर देन व्हाट हैपेंस फॉर लाइक 15-20 सेकंड्स यू कैन होल्ड द वेट, बट आफ्टर 15-20 सेकंड्स आपका हाथ कांपने लगता है और आप उस वजन को कहते हैं कि आप नहीं उठा सकते। तो दैट्स व्हाई you will find these videos where they basically want to give you a message कि वो उसी तरह से तनाव है, शरीर में तनाव भी बहुत ज्यादा समय तक अगर आप बनाए रखेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर संभाल नहीं पाएगा। तो ये इस तरह की सकारात्मक सोच, पॉजिटिव माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके,
अब होता क्या है, माइंडसेट जैसे चेंज हो जाता है तो क्या होता है। अब जैसे आई विल गिव एन एग्जांपल, if you have been through like yoga certification board examination, ठीक है, and you are into level 1, आपने एग्जाम दिया, सब कुछ दिया, मगर जैसे एग्जाम देने बैठे तो देखा अरे ये सारे क्वेश्चंस एकदम आउट ऑफ द बॉक्स हैं, एंड यू कम होम एंड यू फील डिजेक्टेड कि यार मैंने 1000-1200 रुपए लगा दिए एंड नथिंग इज हैपनिंग नाउ, मैं तो पास नहीं करूंगा। सो वन वे इज कि ये सब बर्बाद है ना, श्याम सर ने कुछ नहीं पढ़ाया, ये पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते थे, अरे यहाँ सर्टिफिकेशन बोर्ड में तो कुछ और ही पूछ रहे हैं, एंड यू फील सो डिजेक्टेड देन यू, अब आप योगा भी नहीं करना चाहते, अब सुबह उठ के योग भी नहीं करना चाहते। बट ऑन अ कॉन्ट्रेरी, if you have a positive mindset, then what you will do? So I have got one way to understand, मुझे अब एक तरीका पता चल गया कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। So you will try to recall those questions. You will try to at least cover those chapters, those sections of mythology, the core philosophy of Patanjali, or related to the yoga, asanas, nadi vigyan, मूल बंध, जो भी है, जैसा भी है, you start covering into it. So as your mindset shifts, what you do is you have changed the orientation of your mind. Now you are looking this setback as an opportunity to get the feedback, कि आप ये सीखने की कोशिश करें कि इस समय मैंने क्या नहीं किया जो मुझे अगले बार करके जाना है। ओके, तो ये जैसे शिफ्ट होता है तो आप अपने सभी संसाधनों का, यू स्टार्ट यूजिंग योर रिसोर्स वेरी एफिशिएंटली नाउ एंड योर टाइम आल्सो। सडनली आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है माइंड का चेंज हो जाता है। माइंड अब अपने न्यूरॉन्स का, पूरे सिस्टम्स का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करने लगा है टू गेट यू देयर डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसलिए कहा गया है कि मानव जाति का, मनुष्य पैदा होने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो क्या है, वो है फ्री विल। फ्री विल ऑफ चूजिंग, कि आप जब चाहें वो तब आप वो कर सकते हैं, मगर ये चूज किसको करना है, ये आप ही को करना है। जब चूज आप करेंगे तभी आपको वैसे कर्म बनेंगे, संस्कार बनेंगे, वैसे गुण होंगे, तभी जाके ये नैया पार लगेगी इस पर। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द टेक्निकलिटीज। तो ये कहता है कि इच्छा शक्ति बेसिकली जो है आपकी, यही आपके मस्तिष्क में होने वाले परिवर्तन और प्रतिरक्षा तंत्र के का नियंत्रण करती है, इच्छा शक्ति। सो योर फ्री विल जो है, और यही हमारे ये सभी जो सिग्नल्स हैं, ये बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल स्मॉल एटम्स हैं, आरएनए, डीएनए, व्हाटएवर यू कॉल इट, और जर्म्स भी हैं, इन सब के बारे में बॉडी को सिग्नल देती है। तो अगर मेरा इम्यून, जो मेरे इम्यून के जितने भी ये सारे के सारे सिस्टम्स हैं, ये अगर दिमाग से सही तरह से जुटे रहेंगे, ठीक है, तो इन्हें रिस्पॉन्सेस सही मिलता रहेगा। और कहा गया कि ऐसे में रोगी में मानसिक संतुलन बढ़ता है, जाहिर सी बात है, तो माइंड बॉडी बैलेंस बढ़ेगा तो बॉडी में हमेशा उमंग बना रहेगा, देयर विल बी ए पॉजिटिव माइंडसेट ऑलवेज, और रिकवरी बहुत आसानी होगी। चेतना का महत्व स्वाभाविक गुण ही, सो जस्ट बाय बीइंग अवेयर, क्या कहता है कि आपके अंदर स्नेह यानी प्यार, सद्भाव, कंपैशन और संयम, बेसिकली जिसे हम कहें तो प्रत्याहार, अगर कहें तो संयम जो है, ये इन सभी चीजों जो है हमारे जीवन में बढ़ने लग जाती है। और जब ये बढ़ेंगी तो ईर्ष्या, द्वेष, असंयम की जो भावना है, ये मनुष्य के मस्तिष्क से निकलना शुरू हो जाती है, और शरीर को आप आसानी से हेल्दी बने रख सकते हैं। तो कहा गया कि बॉडी में जितने भी हमारी भावनाएं होती हैं, so until and unless you feel dejected, you feel sorrow, you feel very 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 depressed, so what happens, बॉडी के अंदर न्यूरोपेप्टाइड्स बेसिकली बनते हैं, और यही जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं बेसिकली, दीज आर लाइक अ एनर्जी नॉट, काइंड ऑफ अ हार्ड नॉट दैट इज वेरी हार्ड टू डाइल्यूट, जिसको कि जल्दी हटा पाना बहुत मुश्किल। और यही जो है मेंटल लेवल पे अलग अलग तरह के जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, दे यही बेसिकली असंतुलन लाता है, इम्बैलेंसेस लाता है, जिससे अलग अलग जितने भी रोग हैं ये सारे के सारे बॉडी में होते हैं। ओके, तो आज के लिए मैं यहीं पे विराम दूंगा। आज का हमारा सत्र यहीं पे था, कल हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे।
ठीक है।